हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसका पहचान क्या है। मान लीजिए अगर कोई पदार्थ है, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। हो सकता है वो सोल्यूशन जो बनेगा यानी विलयन जो बनेगा तो उसमें क्या होगा, ताप में परिवर्तन हो सकता है। उसका ताप या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। दूसरा हो गया अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर ठोस कोई पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होगा, द्रव बन सकता है, गैस बन सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि उसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, उसका रंग चेंज हो जाए। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है गैस की उत्पत्ति होगा। कैसे पता चलेगा गैस की उत्पत्ति होगा, तो जो सोल्यूशन होगा यानी विलयन होगा उसमें बुलबुला उठेगा। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है उसमें क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे सीक्वेंस वाइज याद करेंगे इसको, तो पहले याद करिएगा कि पहला याद कीजिएगा कि ताप में अगर परिवर्तन करेंगे किसी भी वस्तु के तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा। तो पहला हो गया ताप में परिवर्तन अगर करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसके रंग रूप में भी परिवर्तन होगा, तो रंग में परिवर्तन होगा। चौथा पॉइंट कैसे याद करेंगे कि रंग में जो परिवर्तन होगा यानी गैस की उत्पत्ति होगा। और पांचवा पॉइंट को याद करेंगे कि उसमें एक अवक्षेप का बनेगा। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, अवक्षेप बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पदार्थ आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, एकाएक उसका तापमान बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे मान लीजिए एक बोतल है मेरे पास, इसमें मान लीजिए कोई दो पदार्थ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद अगर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इस बोतल को अगर हम टच करेंगे तो कैसा महसूस होगा, या तो गर्म महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं कि देखो, ताप में परिवर्तन अगर होता है तो उसमें क्या होगा, या तो ताप बढ़ सकता है या घट सकता है, या तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में बाहर निकलेगा या उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा क्या होगा, अवशोषण होगा। ताप में परिवर्तन का एक एग्जांपल देखिएगा जिसमें तापमान क्या होता है, बीकर का बढ़ जाता है। ताप में अगर परिवर्तन का अगर एग्जांपल देखिएगा तो उसको एक हिसाब से हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। ताप में अगर बढ़ोतरी होगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग इंग्लिश भी याद करते चलिएगा, ठीक है ना। उष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछेगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही से स्टार्ट करना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा निकलती है बाहर। ठीक है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो उसे ही क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल एक सिंपल है कि आप लोग दिवाली भर अगर लिपने के लिए, पोतने के लिए या घरों की पुताई के लिए हम लोग मार्केट से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं। यानी चूना लाते हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो लाते हैं वो ढीला के जैसा रहता है। अब उसको लाने के बाद क्या करते हैं कि उसको पानी उसके ऊपर डालते हैं। जैसे कोई बर्तन वर्तन में रखेंगे या कहीं रखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में जब रिएक्शन करता है तो इसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो आप लोग घर में देखे होंगे कि कभी भी पुताई के लिए जो चूना लाया जाता है उसमें पानी मिलाने के बाद में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो वही है यहाँ पे जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे है समीकरण लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी बुझा हुआ चूना बनता है। और साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा जब निकलेगा तो कोई बीकर को अगर आप टच कीजिएगा तो कैसा महसूस होगा, बहुत गर्म महसूस होगा। यानी ताप में परिवर्तन का एक एग्जांपल हो गया कि या तो ताप बढ़ सकता है। अब दूसरा भी इसमें एग्जांपल हो सकता है कि ताप बीकर का घट जाए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या किसे कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उससे क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो हम लोग जो श्वसन करते हैं यानी श्वसन एक प्रकार का क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। दूसरा है अम्ल में जल को मिलाना, जैसे अम्ल हो गया, जैसे H2SO4 हो गया। H2SO4 में डायरेक्ट अगर हम पानी डालेंगे तो एकाएक उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। हो सकता है अम्ल छलक कर हम लोग के हाथ पर भी गिर सकता है। ठीक है। तो हम लोग जब डायरेक्ट अगर जल को किसी अम्ल में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो अम्ल में अगर डायरेक्ट अम्ल में जल को मिलाएंगे तो एक प्रकार का ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है। तब कैसे अम्ल को मतलब पतला किया जाता है, तो
अम्ल में पानी न डालकर पानी में अम्ल थोड़ा थोड़ा करके डालकर अम्ल को तनु किया जाता है, यानी पतला किया जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा में देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया कि साग सब्जियों का विघटन होना। विघटन होना मतलब होता है कि सड़ना। आप लोग अपने घर पे भी ये ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे लौका हो गया, कोई भी सब्जी का छिलका ले लीजिएगा और छिलका लेने के बाद में क्या कीजिएगा कि उसको कोई प्लास्टिक में बंद करके रख दीजिएगा और रखने के बाद में आप एक दिन के बाद उसको टच कीजिएगा तो गरम गरम महसूस होगा। यानी कहने का अर्थ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो भी है, ठीक है, याद हो गया। तो पहला हो गया, याद रखिएगा कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। दूसरा, साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना। तीसरा पॉइंट अगर देखिएगा तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, तो अम्ल में जल का मिलना। अगर अम्ल में डायरेक्ट जल को डालेंगे तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ये सब तीनों एग्जांपल जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ने से आप लोगों को पहले बता दिया जाए, यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इस बोतल में अगर मान लीजिए कोई पदार्थ को अगर मिलाते हैं तो मिलाने के बाद अगर ठंडा महसूस होता है तो उसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया ताप में परिवर्तन का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी के बिल्कुल या विपरीत होता है। उसमें क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलता है और इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का शोषण होता है, शोषित करता है। इसमें क्या करता है, ऊष्मा का शोषित करता है। जैसे ऊष्मा को शोषित करेगा तो जो भी पदार्थ होगा वो कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा बहुत ज्यादा। यही लिखा हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन पूछेगा तो लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होना चाहिए, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा को सोख लेता है। इस तरह से आप समझिए कि जैसे सूती का बोरा रखे हैं और उसपे क्या होता है, जिस पानी कहीं गिर जाता है, कहीं मान लीजिए पानी गिर गया, तो पानी गिर गया तो अगर बोरा रख दीजिएगा सूती का तो क्या होता है, पानी को सोख लेता है। तो वैसे करके ये भी रिएक्शन जो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये क्या करता है कि विलयन जो होता है जिसमें पदार्थ को मिलाते हैं तो पदार्थ से ही अपना ऊष्मा सोख लेता है, जिसके कारण और पदार्थ को टच करते हैं या विलयन को टच करते हैं यानी सॉल्यूशन को टच करते हैं तो कैसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है। चलिए रिएक्शन इसका देखते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन लेते हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को आपस में जब मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया बनता है और साथ में H2O मिलता है और साथ ही साथ क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर यहाँ पे देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के विलयन में जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में सॉल्यूशन जो मिला रहता है उससे ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसके कारण बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस बनता है और साथ ही साथ जल बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीकर में अगर रिएक्शन करेंगे यानी अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो उस बीकर को कुछ देर के बाद में अगर टच करते हैं तो कैसा महसूस होगा, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होगा। तो ये वाला एक एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिएगा, ये वाला जो एग्जांपल है ऊष्माशोषी का एग्जांपल है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि अवस्था में परिवर्तन आप लोगों को पता ही होगा कि हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रकार का जलाने वाला गैस होता है। गैस ही होता है, मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर आपस में मिलता है तो उससे क्या निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ तो अवस्था परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, दोनों मिलने के बाद में क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, यानी एक प्रकार का लिक्विड बन रहा है जिसका नाम जल है, ठीक है ना। तो वही हो गया अवस्था परिवर्तन में कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर एग्जांपल देखिएगा तो जैसे करके समीकरण लिखिए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ परस्पर संयोग करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है, यानी H2O बनाता है, जो किस अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं अवस्था में परिवर्तन का। तो दूसरा एग्जांपल में समझिए यहाँ पे
कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो लिए है इसको मान लीजिए मेरे हाथ में मोमबत्ती है, ठीक है। तो मोमबत्ती कैसा होता है जी, ठोस होता है, ठोस मोम होता है। तो ठोस मोम को जब हम लोग जलाते हैं तो मोम का कुछ हिस्सा द्रवित बनकर नीचे गिरता है, द्रव बन के नीचे गिरता है, और कुछ हिस्सा वाष्प बन के यानी गैस बनकर ऊपर उड़ता है, और जो हिस्सा वाष्प बन के यानी गैस बनकर ऊपर उड़ता है वही जलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि मोमबत्ती जो ठोस अवस्था में है वो द्रव अवस्था और गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ भी अवस्था परिवर्तन दिख रहा है। तो वही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप कि मोमबत्ती जलाने पर ठोस मोम का कुछ हिस्सा द्रव बनकर नीचे गिरता है तथा कुछ हिस्सा गैस यानी वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलाने पर ठोस मोम द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यही वाला भी एग्जांपल याद रखिएगा, अवस्था परिवर्तन। और तीसरा अगर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें तीसरा परिवर्तन क्या देखने को मिल सकता है, तीसरा परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि रंग में परिवर्तन, उसका क्या होगा, रंग परिवर्तित हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में है कि रंग में परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो रंग में परिवर्तन के कुछ उदाहरण समझते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का रसायन होता है, और एक पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो किस कलर का होता है, तो उसको जब पानी में आप घोलिएगा तो बैगनी कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब मान लीजिए मेरे हाथ में जो है ये पानी है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे इस पानी में डालिएगा और इसको घोलिएगा तो ये कैसा कलर का दिखेगा, बैगनी कलर का। बैगनी कलर का आने का अर्थ है कि बैगन के जैसा दिखेगा, बैगन का जो कलर होता है उसी को बैगनी कलर कहते हैं। तो बैगनी कलर का दिखेगा। अब उसमें रंग में परिवर्तन का एग्जांपल देना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब पानी में घोलते हैं तो बैगनी कलर का दिखेगा। अब उसमें क्या करेंगे कि बाजार से एक नींबू लाएंगे और नींबू को जब उसमें निचोड़ेंगे तो उसका बैगनी कलर धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रंग परिवर्तन हो रहा है, यानी जो बैगनी कलर था वो क्या हो गया, गायब हो गया, यानी रंग परिवर्तन हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट का कैसा रंग होता है, बैगनी कलर का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के यानी पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी कलर के रंग में जब हम नींबू का रस डालते हैं यानी निचोड़ते हैं तो बैगनी विलयन का जो बैगनी रंग है धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रंग परिवर्तन में और भी एग्जांपल हो सकते हैं क्या, तो देखिए दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं रंग परिवर्तन का, यहाँ पर समझिए कि रंग परिवर्तन का एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि एक और रसायन होता है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, नारंगी यानी ऑरेंज, ऑरेंज नहीं समझे यानी संतरा कलर, देखे संतरा, जो संतरा हम लोग खाते हैं, तो संतरा कलर का क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। और संतरा अगर आप लोग खाते हैं तो कैसा लगता है, तीखा लगता होगा, लगता है ना तीखा, नहीं तीखा नहीं लगता है। संतरा जो आप लोग खाते हैं वो खट्टा लगता है। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है यानी नारंगी कलर का होता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, ठीक है ना। और नारंगी का आप लोगों को पता होगा कि हल्का क्या होता है, नारंगी खट्टा होता है, यानी संतरा हल्का क्या होता है, खट्टा होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। अब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो बोतल है तो इसमें मान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब इसमें सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, तो जो ऑरेंज देखे यानी नारंगी देखे यानी संतरा देखे तो संतरा के जैसा दिखेगा इसमें, ठीक है ना। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, बाहर से इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो जैसे इस बोतल में मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो जो नारंगी कलर था किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो धीरे धीरे अपना चेंज करते करते क्या बन जाएगा, हरा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी रंग परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें फार्मूला भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी याद रखते रहिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में, जो अम्लीय विलयन होता है, तो अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है जी, तो अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक है ना। और जिसमें क्या करेंगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने का मतलब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रंग मिलाएंगे तो जो नारंगी रंग था पोटेशियम डाइक्रोमेट का अब क्या होगा, चेंज होकर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा।
तो यहाँ भी रंग परिवर्तन का दिखा कि ना दिखा। तो जब रंग परिवर्तन दिखा तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया जी, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया हम लोग, ताप में परिवर्तन पढ़ लिए, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया अवस्था में परिवर्तन पढ़ लिया, और तीसरा भी पढ़ लिया हम लोग रंग में परिवर्तन। अब चौथा पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गैस की उत्पत्ति को समझाने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है मेरे तरफ से। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, खुद को इस कदर काबिल बना, खुद को इस कदर काबिल बना कि लोग तमन्ना कर तुम्हें पाने की। समझ में आ रहा है? तुम लोग अपने आप को इस कदर काबिल बना लो कि तुम्हारे पीछे जमाना चले। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी को अगर पढ़ने का मन न कर रहा है, लग रहा है कि इतना पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम पढ़ाते, थोड़ा मान लो बोरियत फील हो रहा है, किसी को पढ़ने का अगर मन ना कर रहा है, तो उसके लिए एक मेरे तरफ से लाइन है। ठीक है ना? मान लो पढ़ाई छोड़ के बाकी काम करने में सब में मजा आता है। ठीक है, तो सबसे मजा लेना चाहिए किसमें? पढ़ाई में ही लेना चाहिए। अब मान लो जिसको पढ़ने का अगर मन ना कर रहा है, तो उसके लिए एक लाइन है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, खुद को इस कदर काबिल बना कि लोग तमन्ना करें तुम्हें पाने की। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि अपने आप को इतना बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि आपको लोग पाने की तमन्ना करें, ना कि आप किसी को पाने की तमन्ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो गैस की उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं कि गैस की उत्पत्ति का उदाहरण देकर समझाते हैं। और इसका एक बहुत फेमस ही मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कहने का अर्थ है कि चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चूना पत्थर। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और साथ ही साथ क्या होता है, CO2 गैस इसमें निकलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया कि गैस की उत्पत्ति दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है ना? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें, और साथ ही साथ क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसमें। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन पढ़िए डायरेक्ट, यानी समीकरण कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो किस अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था में रहता है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है, यानी CO2 बन रहा है, यानी गैस की उत्पत्ति दिखा रहा है यहाँ पे। ये ऊपर दिखा रहा है कि गैस इससे बाहर निकल रहा है। तो गैस की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो एक एग्जांपल ये वाला याद रखिए गैस की उत्पत्ति में। अगर गैस की उत्पत्ति हो रहा है तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। चलिए एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं गैस की उत्पत्ति में। यहाँ पर देखते हैं कि जो जिंक होता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि दानेदार जिंक, दानेदार जिंक कहने का अर्थ है कि दाना देखे हो, साबुदाना देखे हो, तो साबुदाना के जैसा गोल गोल रहता है, उसी को बोला जाता है दानेदार जिंक। उसको क्या बोला जाता है? साबुदाना के जैसा अगर गोल गोल रहेगा जिंक, तो उसको बोला जाता है दानेदार जिंक। जब दानेदार जिंक को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि जब दानेदार जस्ता यानी जिंक की अपक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब हो गया कि पानी में मिला हुआ अम्ल, यानी तनु मतलब होता है कि पतला है अम्ल, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या यानी HCl या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अपक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलता है जी? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? चलिए जैसे एग्जांपल के रूप में ऊपर वाला जो शब्द के रूप में लिखा गया है, तो उसको रासायनिक समीकरण के रूप में देखते हैं। जब जिंक है, दानेदार जिंक है, जो वो सॉलिड अवस्था में रहता है, उसको जब हम लोग अपक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, चलिए विलयन इसका रहेगा, इसको जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पे जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा जी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा, और यहाँ पर बनाएगा ZnSO4। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, गैस की उत्पत्ति हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेप का बनना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट जो है, रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसका पहचान करने के लिए पांचवा पॉइंट है कि गैस की, पांचवा पॉइंट जो है अवक्षेप का बनना। ठीक है ना? तो चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का उदाहरण देखते हैं। तो अवक्षेप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवक्षेप होता क्या है। ठीक है ना? तो
अवक्षेप एक सफेद यानी ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप जो होता है दही के जैसा सफेद एक श्वेत पदार्थ होता है। कौन? अवक्षेप। तो अवक्षेप सबसे पहले देखा जाए तो अवक्षेप है क्या? तो सफेद यानी श्वेत दही के जैसा ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया होने के दौरान विलयन से अलग होकर, यानी जो रासायनिक अपक्रिया होगा तो विलयन से अलग होकर, यानी अपक्रिया होने के बाद में जो विलयन होगा विलयन से अलग होकर वो पेंदी में बढ़ जाता है। यानी किसी भी चीज के पेंदी में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन? अवक्षेप। तो यहाँ पर समझते हैं अवक्षेप का बनना कैसे समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे नमक पानी का अगर घोल लेंगे और उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, नमक पानी के घोल को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? AgCl बनता है, यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? AgCl जो बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, वो किस अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था में रहता है। और यही क्या हो गया? अवक्षेप बन गया, यानी सिल्वर क्लोराइड। अवक्षेप को जब भी दिखाना होगा तो एरो किस साइड बनेगा? नीचे की ओर एरो दे देंगे, तो उसका मतलब हो गया अवक्षेप बन रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा देखते हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले अंदर वाला अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे, और ये बाहर वाला जो है बाहर गुणा करके बना लेंगे। बाहर वाला बाहर गुणा करके बनाएंगे। तो अवक्षेप बनाने के लिए अंदर वाला अंदर गुणा करेंगे, AgCl बन जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और बाहर वाला बाहर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो NaNO3 बन जाएगा। यहाँ पर बाहर वाला बाहर गुणा करेंगे तो क्या बनता है? NaNO3। तो हम लोगों को बस ध्यान रखना है AgCl पे ध्यान रखना है, अवक्षेप का बनना ही दिखाना है इसमें। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अवक्षेप का बनना में देखते हैं एग्जांपल एक और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में मिलाते हैं तो हम लोग को बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है जो दही के जैसा होता है। ठीक है ना? तो इसमें देखते हैं कि कैसे बेरियम सल्फेट बना है। तो हम बोले हैं यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे। तो अंदर वाला क्या करेंगे? अंदर वाला अंदर गुणा करेंगे और ये बाहर वाला जो है ये बाहर गुणा करेंगे। जैसे बाहर वाला बाहर गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? BaSO4। और BaSO4 जो बनेगा ये कैसा रहेगा जी? ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना? और BaSO4 जो बना यही क्या हो गया? अवक्षेप का बनना हो गया। अवक्षेप यही हो गया, यानी BaSO4 कहने का अर्थ है बेरियम सल्फेट। अगर मान लीजिए आप लोग फॉर्मूला समझ में ना आ रहा है कि बेरियम सल्फेट इसको कैसा बोला जा रहा है, तो आप लोगों को चैनल पे जाइएगा सक्सेसबिलिटी पे और वहां पे देख लीजिएगा कि फॉर्मूला लिखने का ट्रिक क्या है, कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, वहां पे बताया गया है। ठीक है ना? तो आप लोग अगर क्लास कर रहे हैं तो क्लास मतलब शुरू से कीजिए, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों अवक्षेप का बनना भी हो गया यहाँ पे एग्जांपल। अभी तो हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत तेजी से आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि बेस जो होता है मजबूत होना चाहिए। तो सबसे आप लोगों का सबसे बेसिक अगर कोई चैप्टर है बेस उसको मजबूत करना है तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखने को भी आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताया होगा, इस पे चैनल पे जाइएगा उस पे देख लीजिएगा, उसमें फॉर्मूला लिखने की विधियां दिया होगा। क्लास 1 से लेकर शुरू करके अभी तक जितना क्लास हुआ है सब देख लीजिएगा। ठीक है ना? अब इसके आगे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया होती है। तो रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।